गुड इवनिंग बच्चों, मैं सरिता नायक आप सभी का एसएससी एलाइट चैनल पर स्वागत करती हूँ। सतत चलने वाले इस प्रयास में आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम देखेंगे हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी है और प्रीवियस ईयर में उसी टॉपिक से किस तरीके से वनडे एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि एग्जामिनर उस सब्जेक्ट को लेके किस तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं या किस तरीके से पैटर्न चला आ रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग। ओके, चलिए बच्चों, अभी जो क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको क्या करना है, पूरी क्लास में कोशिश करनी है क्वेश्चंस के आंसर देने की। अगर सही नहीं भी पता है तो गलत आंसर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, या फिर आप कहीं से भी सर्च करके उसके आंसर कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज का टॉपिक रहेगा आपका शासन व्यवस्था। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको आंसर देना है कि संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है। भारतीय संविधान हमें किस प्रकार की शासन प्रणाली जो है प्रदान करता है। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 लोकतांत्रिक, राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली, अर्ध लोकतांत्रिक। इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। गुड इवनिंग। चलिए, जो भारत का संविधान है, वो हमारे यहाँ पे जो शासन प्रणाली है वो कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, या अर्ध लोकतांत्रिक है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारे यहाँ पे जो है शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, चलिए, जैसे आपने देखा होगा एक चैनल भी आता है संसद टीवी के नाम से, है ना? संसद टीवी के नाम से हमारा चैनल भी आता है, तो संसदीय प्रणाली है। और आपने सुना भी होगा आसपास, एक तो वो सुना है ना, चाचा विधायक हैं, तो ऐसे ही आपने सुना होगा सांसद, हमारे क्षेत्र के सांसद भी होते हैं। तो सांसद क्यों होते हैं? क्योंकि संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ पे, इसलिए हमने सांसद भी सुना है। तो थोड़ा सा कभी कभी कॉमन सेंस यूज करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएंगे। सांसद आपने सुना ही होगा, आपके क्षेत्र में सांसद भी होंगे, तो हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। भारत का संविधान संसदीय प्रणाली को स्थापित करता है। इसमें कार्यपालिका संसद को उत्तरदायी होती है। यहाँ पे जो शासन की व्यवस्था होती है उसमें एक होती है कार्यपालिका, क्योंकि ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि इनसे पीछा छुड़ाना चाहो तो छूटेगा नहीं। तो आपको एक बार समझ लेना है कि ये कार्यपालिका जो बार बार शब्द आएगा, और ये पूरी पॉलिटी में आएगा ही। ठीक है, पूरी पॉलिटी में ये आपका बार बार कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सारे वर्ड्स आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, केंद्र में या राज्य स्तर पर कोई भी सरकार आती है, कोई भी दल शासन सत्ता जब संभालता है, तो एक पार्टी आती है जिसके एक प्रमुख, सरकार के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, उसमें होती है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, है ना? ये आईएएस, आईपीएस, ये सारी कार्यपालिका में आती हैं। एक जो पद होते हैं, जो जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा विधायिका, लेजिस्लेचर, वो क्या करते हैं? वो रूल रेगुलेशंस को बनाते हैं, वही कार्यपालिका उन रूल रेगुलेशंस को लागू करती है। ठीक है, तो जो सत्ता केंद्र में आई हुई है, जैसे जो प्रधानमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद है, जैसे अपनी जो अभी नितिन गडकरी जी हैं, उनके पास सड़क राजमार्ग मंत्रालय है। तो उनका अगर वो कोई भी रूल रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, कोई भी बिल लेके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो बिल लेके आए और वो पारित हो जाएगा। जिस हिसाब से बजट होगा, कैसे नहीं होगा, उसमें जब, चलो मैं एक बार अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे देश में पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट,
उसमें एमपी बैठते हैं सारे। तो ऐसा नहीं होता कि एक सत्ता दल ही उसमें आके बैठता है। अभी जैसे बहुत सारी पार्टियां होती है, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, ये सारे लोग वहां पे बैठे होते हैं, वहां के एमपीज बैठे होते हैं। तो कोई भी बिल आता है तो उस पर प्रॉपर बहस चलती है, उस पर चर्चा चलती है। यदि जो मंत्री है, मंत्रिपरिषद जो है, कोई भी रूल रेगुलेशन आ रही है, तो जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं वो बजट पे बहस करते हैं, है ना। तो कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रखती है। यदि विधायिका कोई भी क्वेश्चंस रखते हैं, अगर विधायिका मतलब विधायिका की इतनी पावर होती है, विधायिका की इतनी पावर है, लेजिस्लेचर की इतनी पावर होती है कि एग्जीक्यूटिव पे कोई भी अगर उन्होंने कोई रूल रेगुलेशन बनाया है, कोई बिल बनाया है, तो वो उस पर क्वेश्चन उठा सकती है। तो कार्यपालिका विधायिका के लिए जवाबदेही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? Which of the following is not a feature of good governance? Which of the following isn't a good feature of good governance? तो गुड गवर्नेंस में क्या क्या फीचर्स होते हैं? गुड गवर्नेंस में, गुड इवनिंग, चलिए क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। गुड गवर्नेंस में क्या क्या फीचर्स होते हैं? जवाबदेहिता, पारदर्शिता, कानून का शासन या लाल फीताशाही। ठीक है, सुशासन किसी देश में है? ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए, सुशासन की जो विशेषता नहीं है हमें वो देखना है। ठीक है, सुशासन की विशेषता जो नहीं है, कई बार आप ना डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाफट से आंसर कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। पूरा अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसने पूछ रहा है जो सुशासन की विशेषता नहीं है। जवाबदेहिता सुशासन में होनी ही चाहिए, पारदर्शिता, कानून का शासन, ये सारे ही जो फीचर्स हैं वो आपको सुशासन में देखने मिलते हैं। वहीं जो लाल फीताशाही है, लाल फीताशाही जो है वो सुशासन का, हाँ जी, वाह, सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो लाल फीताशाही का क्या मतलब होता है? जैसे आप कभी सरकारी दफ्तर में कभी काम करवाने जाते हैं, आपको जो काम करना होता है तो उसमें सिर्फ एक सिग्नेचर करवाना होगा, एक छोटा सा काम होगा, लेकिन उसको वो बाबू लोग, क्लर्क लोग आपको इतना घुमा देंगे, इतना घुमा देंगे कि वो आपकी फाइल कहीं कोने में पड़ी रहती है। तो क्या ये सुशासन है? तो ये सुशासन नहीं है। उसी चीज को जैसे बोलते हैं लेट लतीफी करते हैं वो लोग, काफी टाइम लगता है, काफी एफर्ट्स लगाने होते हैं, जबकि काम इतना बड़ा नहीं होता, आपकी फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे घूमती रहती है, तो उसी को कहते हैं लाल फीताशाही। तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। हाँ जी, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि राज्य का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या राज्य प्रमुख। इसमें आपको बताना है कि राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा। विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, आपको ये बताना होगा। तो जो राज्य है उसके चार तत्व होते हैं। कोई भी देश, कोई भी राज्य जब बनता है तो उसमें चार तत्व समाहित होते हैं। पहला है जनसंख्या, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए बच्चों? भूभाग होना चाहिए, जनता होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, संप्रभुता। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इजंट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वो आपको देखना है। क्या देखना है? विशेषता जो नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है वो देखना है। संसदीय सरकार क्या हमारे यहाँ पे पाई जाती है? रामविलास जी आपने सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संसदीय सरकार क्या हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है? बिल्कुल है। अभी मैंने बताया था, संसद टीवी नाम से तो चैनल ही है हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे जो विधायिका में जो रूल रेगुलेशंस बनाते हैं उनको हम सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो संसदीय सरकार हमारे यहाँ पे है। क्या हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति सरकार है? क्या हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति सरकार है? नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है? बिल्कुल है। और संघीय सरकार भी है। तो हमारे यहाँ पे संसदीय सरकार भी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है और संघीय सरकार भी है। नहीं है तो राष्ट्रपति शासन। तो यही होगा आपका सही आंसर, क्योंकि इसमें यही पूछ रहा है कि जो विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की वो आपको बतानी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो सब ऑलमोस्ट मैंने चीजें बता दी हैं, तो इस वजह से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कथन चुने जो कैबिनेट प्रणाली के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। अभी यहाँ पे देखिए वर्ड चेंज कर दिया है, वर्ड चेंज कर दिया है, कैबिनेट प्रणाली, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया है आपका, कैबिनेट प्रणाली कर दिया है। इसी को संसदीय प्रणाली भी कहते हैं, इसी को कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कथन चुने जो कैबिनेट प्रणाली के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकार की आलोचना को कम करने का प्रयास करती है क्योंकि इसकी जिम्मेदारियां जटिल और सभी को संतुष्ट करना कठिन है। ये लगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, यह सरकार की बढ़ती जिम्मेदारियों को तेजी से पूरा करने का तंत्र है। ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक संसदीय लोकतंत्र का तंत्र है जो सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी सुनिश्चित करता है। सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी, मैंने बोला था जो कार्यपालिका होती है, जो सरकार होती है, वो विधायिका के प्रति जवाबदेहिता रखती है। तो जो कार्यपालिका है वो सामूहिक रूप से जिम्मेवार होती है सरकार के, विधायिका के प्रति। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग की किस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है? प्रशासनिक सुधार आयोग की किस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है? तो आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सुशासन में नैतिकता। ऑप्शन नंबर बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन। ऑप्शन नंबर सी, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, या स्थानीय शासन। जो प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट आई थी उसका रिपोर्ट का नाम क्या था, किस नाम से आई थी, जिसमें सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है। सुशासन में कौन सारी बाधाएं हैं उसकी पहचान की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। तो वो उस रिपोर्ट का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन सुशासन का हृदय। ऑप्शन नंबर बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन सुशासन का हृदय, इस नाम से रिपोर्ट आई थी जब प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुशासन में आने वाली बाधाओं को बताया था, पहचान की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है ये तो हमें पता चल गया, बट क्यों है ये देखते हैं। क्योंकि लोकसभा को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। यदि लोकसभा को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली है, या फिर हम इसलिए कहेंगे कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है इस वजह से संसदीय शासन प्रणाली है, या फिर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने अभी आपको बताया था संसदीय प्रणाली जो है उसका मेन फीचर यही होता है जहां पे मंत्रिपरिषद जो है आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं,
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी, यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और अधिक कुशल है, या ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। एक बार इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। या फिर सरकार के प्रमुख को चुनाव के बिना बदला नहीं जा सकता। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य गुण क्या होता है? कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायित्व रखती है। तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक ही चीज को एग्जामिनर जो है बार बार पूछ रहे हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके एक ही चीज को संसदीय प्रणाली से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत में संसदीय प्रणाली में क्या होता है? भारत में संसदीय प्रणाली में क्या होता है? इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। क्या न्यायपालिका आपकी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? जी नहीं। कार्यपालिका, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से पृथक स्वतंत्र कार्य करती है। न्यायपालिका जो है वो हमारी स्वतंत्र कार्य करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। कार्यपालिका न्यायपालिका को नियंत्रित करती है, क्या ऐसा है? तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसमें देखेंगे कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी या डी? विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है या कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, कि विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। ये देखिए, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। भारत में संसदीय प्रणाली में, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। कार्यपालिका विधायिका को उत्तरदायित्व होती है और उसे अपनी नीतियों और कार्यों का औचित्य सिद्ध करना होता है। ठीक है, यह प्रणाली लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और संतुलन सुनिश्चित करती है। चलिए, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सभी कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली यदि किसी देश में लगी हुई है, राष्ट्रपति अगर शासन प्रणाली किसी देश में है तो जो सारी पावर है वो किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास, कैबिनेट के पास, विधायिका के पास, या उच्च सदन? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली जहां होती है वहां सारी कार्यकारी शक्तियां जो है वो आपकी राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे कि अमेरिका में, यूएसए में देखा जाता है, वहां राष्ट्रपति शासन प्रणाली है और समस्त कार्यकारी शक्तियां जो है अमेरिका के प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में निहित होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होती है। वहीं हमारे भारत में जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है ना। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सलाह अनुसार हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीति की विशेषता नहीं है? Which one of the following is not a feature of Indian polity? इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, संविधान का पालन करने वाली सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, कानून का शासन, या अधिनायकवादी सरकार। क्या हमारे यहाँ पे संविधान का पालन करने वाली सरकार है? क्या हमारे यहाँ पे संविधान का पालन करने वाली सरकार है? तो बिल्कुल है। लोकतांत्रिक सरकार है? बिल्कुल है। कानून का शासन हमारे यहाँ पे है या नहीं है? रूल ऑफ लॉ है या नहीं है? तो बिल्कुल है। और नहीं है हमारे यहाँ पे तो क्या नहीं है? अधिनायकवादी सरकार। हाँ जी, तो नहीं है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिनायकवादी सरकार। जो आपने हिटलर जो शासन प्रशासन था उसे बोलते हैं अधिनायकवादी सरकार, है ना। हिटलर वाला शासन, अधिनायकवादी सरकार। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है
जो कानून का शासन चलता है और संविधान का पालन करने वाली सरकार हमारे यहाँ पे शासन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम संख्या के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जो लोक कल्याणकारी सरकार होती है, राज्य होता है, वहां पे इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है, वेलफेयर स्टेट का जो एम होता है, वो होता है अधिकतम संख्या के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करना। ठीक है, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम संख्या के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के दर्शन का हिस्सा नहीं है? भारतीय संविधान के दर्शन का हिस्सा नहीं है, वो देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो देखना है। क्या हमारे यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देखने को मिलती है? समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है हमारे यहाँ, या फिर साम्यवादी राज्य है? भारत कैसा देश है और वहां पे क्या क्या दर्शन मिलता है? हमारी जो फिलॉसफी है शासन प्रशासन में, वो कौन सी है? कल्याणकारी राज्य की भावना रखते हैं, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, या फिर साम्यवादी राज्य है? कौन सी विचारधारा है? तो कल्याणकारी राज्य हमारे यहाँ पे है, समाजवादी भी है और राजनीतिक समानता भी है, नहीं है तो साम्यवादी। ठीक है, इसमें यही पूछ रहा है कि जो हिस्सा नहीं है वो आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। साम्यवादी राज्य जो है वो हमारे भारत के शासन प्रशासन में ये फिलॉसफी देखने को नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? भारत का संविधान राष्ट्रपति प्रणाली का है। क्या हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली शासन व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर बी, भारत नाम मात्र राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी, भारत एक अभिजात्य शासन है। ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति जो है उसका मुख्य स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद, या राष्ट्रपति? मैकेनिकल इंजीनियर, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, और भी बच्चे सारे आंसर करो। ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर बी कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कैसे हो जाएगा? हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक शक्ति है वो किसके पास है? मुख्य स्रोत राजनीतिक शक्ति का कौन है? तो मुख्य स्रोत राजनीतिक शक्ति का है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। जो मुख्य स्रोत शक्ति का है वो है जनता। कौन है वो? जनता। ठीक है, जब आपने देखा होगा जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें जो प्रियम्बल जो प्रारंभ हो रहा है वो होता ही कहां से? हम भारत के लोग। कहां से? हम भारत के लोग। और लास्ट में क्या कहा जाता है? इस संविधान को हम ही लोग आत्मार्पित कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं। तो जो मूल हमारे जो पावर है, राजनीतिक शक्ति जो है वो जनता के पास है। ठीक है, किसके पास है? जनता के पास। किसके पास है? जनता के पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर।
राष्ट्रपति शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या होती है? कठोर संविधान, एकल कार्यपालिका, विधायिका की सर्वोच्चता, राज्यों की अवशिष्ट शक्तियां। इसका क्या सही आंसर होगा? राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात की जाए, जब राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात की जाती है तो वहां की जो मुख्य विशेषता होती है उसमें होता है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। उसमें जो है एकल जो कार्यपालिका पाई जाती है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली की मुख्य विशेषता एकल कार्यपालिका है। राष्ट्रपति सभी कार्यकारी शक्तियों का एकमात्र धारक होता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग कार्य करती हैं। और ये राष्ट्रपति शासन प्रणाली आपकी कहाँ पे है, कहाँ पे देखने के लिए मिलती है? अमेरिका में। हाँ जी, ठीक। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता हमने भी देखी। हाँ, चलिए, राष्ट्रपति शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द मेन फीचर ऑफ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज? क्या होगी? जब राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है तो उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं वो आपको बताने हैं, बताइए। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता और उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, बताइए। मैकेनिकल जी बोल रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बार फिर से सोच लो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा या कोई और, फिर बाद में चेंज मत करना। पहले ही चेंज कर दिया तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए, ये जितने भी विशेषता हैं वो राष्ट्रपति शासन की हैं कि वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति खुद करते हैं। राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकते और ये शासन व्यवस्था पाई जाती है आपकी अमेरिका में। ठीक है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि पहले वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते थे कि फंडामेंटल राइट्स दे दिए, भाग दे दिए, है ना, आर्टिकल दे दिए और उसको मैच करवा लिया, है ना, अगर राष्ट्रपति हैं कितने टाइम के लिए आते हैं, तो इस टाइप के फैक्ट बेस होते थे। अभी स्टेटमेंट भी आने लगे हैं, स्टेटमेंट भी आने लगे हैं। ठीक है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखा हुआ है, इसीलिए हम अपने देश को कहते हैं कि वो लोकतंत्र है, क्योंकि संविधान लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे, या फिर हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें प्रदान किए गए हैं, डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है, डेमोक्रेसी अगर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर नहीं है इसका। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक शब्द से बना है, डेमोस और क्रेसी, लोग और शासन। ठीक है, लोग और शासन से। राधे राधे, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए, चलिए बताइए इसका कौन सा आंसर होगा।
हमारे यहाँ पे भारत में लोकतंत्र आधारित है, क्योंकि संविधान लिखा हुआ है इसलिए हम कहेंगे कि लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। या फिर जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है क्या, इसीलिए डेमोक्रेसी है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर, कि हमारे देश में जनता सरकार को चुनती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसमें जनता सरकार अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, इसीलिए हमारे देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। हमारी तो प्रस्तावना भी हम भारत के लोगों से ही प्रारंभ होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी शारिक, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है शारिक आपका, ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होगा। लोकतंत्र की सर्वोच्च विशेषता इस तथ्य में है कि यह किसे सक्रिय करता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पे। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इज कॉल इनटू एक्टिविटी। क्वेश्चन का आंसर कर लो, क्वेश्चन का आंसर। टैलेंट विद स्टडी, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बताइए। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धिमत्ता और चरित्र, कार्यपालिका नेतृत्व को मजबूत करने के तरीके, एक उत्कृष्ट व्यक्ति जिसमें गतिशीलता और दृष्टि है, समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह। क्वेश्चन के आंसर्स कीजिए। इसी तरीके से वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है कि खुद से बनाए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी कहां तक है, आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आप कितने क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो खुद से, और खुद को खुद चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर सी नहीं, टेक्निकल 8.0। ये आईडी इस नाम से क्यों बनाते लोग, अपने नाम से आईडी क्यों नहीं बनाते भाई। टेक्निकल जी, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार और सोच के देखो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धिमत्ता और चरित्र को सक्रिय करता है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। आपने देखा होगा कि गांव में भी जो लोग होते हैं ना, जब वोट डालने होते हैं तो वो भी लोकतंत्र में क्या होता है कि वो भी जाते हैं वोट डालने के लिए। जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो जा ही रहे हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, साधारण लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है ना, कोई भी है, सारे के सारे वोट डालने जरूर जाते हैं। अच्छा, बट आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धिमत्ता और चरित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है। कमल जी, इसका आंसर क्या होगा वो बताइए। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है। Which one of the following determines that Indian Constitution is federal? संघीय क्या होता है, संघीय क्या होता है, किस किस को पता है। ये संघीय जो वर्ड है ये बार बार आएगा, है ना, संघीय शब्द जो है वो बार बार आएगा पूरी राज व्यवस्था में, पॉलिटी में। तो संघीय का अर्थ कोई है जो बता सकता है, संघीय का क्या मतलब होता है। संघीय का अर्थ क्या होता है वो बताइए। संघीय का अर्थ ऑप्शन नंबर बी, संघीय न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं, लिखित और कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास निहित है,
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का वितरण है, तो कौन सा सही होगा इसका? बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? टेक्निकल, सी, बी भी ऑप्शन है, सी भी है, बी सी दोनों कैसे हो सकता है? ऐसे एग्जाम में बी सी दोनों थोड़ी ना लगाओगे, बी सी दोनों थोड़ी ना लगाता होता है, एक ही आंसर बताइए। अच्छा, संघी, संघी को ही बताएगा तो बता दिए इंग्लिश में फेडरल, उसका मतलब क्या है? देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, जिसमें काफी सारे भाई हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा, मतलब जैसे हमारे घर में मुखिया होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं कि घर के जो बड़े डिसीजंस होते हैं, बड़े डिसीजंस को हम क्या कहते हैं कि वो बड़े भैया लेंगे और सारे भाई बहनों के लिए, और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक वैसे ही हमारे देश की व्यवस्था है, जहां पे बड़े भाई मुखिया के तौर पे हमारी आती है केंद्र सरकार, जिनको मेन मुद्दे, हम मुख्य जो चीजें होती है देश के लिए जो, ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं। तो जहां पर बड़े भाई यानी मुखिया जहां सारी पावर्स अपने पास रख लेंगे, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली में होता है ना, सारी फैमिली की पावर एक पर्सन के पास होती है, वहीं जब ज्वाइंट फैमिली होती है तब क्या होता है कि जो मुखिया है वो मेन पावर कुछ चीजों को लेके अपने पास अधिकार रखते हैं, और कुछ चीजों को, जो पावर है वो नीचे के भाई बहनों में बांट देते हैं। तो जहां पे शक्तियों का बंटवारा हो, यानी संघ का मतलब एक तरीके से समझ लो ज्वाइंट फैमिली वाली चीज है ना, साथ रहने वाली चीज है, संघ वाली चीज है। तो अब आप ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति सारी शक्तियों को अपने पास रख लेगा तो क्या ज्वाइंट फैमिली में लोग उसके साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं करना पड़ेंगे, तो वो एकल जो है, तो अगर ज्वाइंट फैमिली वाले फीचर्स जहां दिखते हैं, जहां अगर एक व्यक्ति सारी पावर्स को अपने पास रखता है तो वो एकात्मक स्वरूप हो गया। वहीं संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि सबके बीच में शक्तियों का बराबर बंटवारा होता है। जहां शक्तियों के बंटवारे की बात आती है वहां आपकी संघीय शासन प्रणाली होती है, ठीक है। शारिक जी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ो क्योंकि कई सारे ऑप्शन कंफ्यूजन आ रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, एग्जैक्टली इसका सही आंसर क्या होगा वो बताइए। मैंने बोला संघीय का मतलब जो है, फेडरल का मतलब जो है जहां पे शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जहां साथ रहने की बात कही जाती है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो हमारा भारत कई 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 हिस्सों में बटा हुआ था, है ना। तो वो एक साथ लाने के लिए हमने क्या किया था, कुछ जो स्टेट थे, प्रांत थे, उन्होंने अपनी कुछ कुछ शक्तियां एकत्रित करके केंद्र का मतलब केंद्र बनाया, जिसमें सारी पावर केंद्र को नहीं देते हैं, कुछ पावर स्टेट के पास रहती हैं और कुछ मुद्दे जो हैं वो केंद्र को दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्पेस जो है उसका मुद्दा हमारे केंद्र सरकार के पास होता है, केंद्र डिसीजन लेती है ना। तो जहां पे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे की बात कही जाती है, वितरण की बात कही जाती है, उसी को बोलते हैं संघीय, है ना। शक्तियों के बंटवारा है, इसीलिए हमारी शासन व्यवस्था को संघीय शासन प्रणाली प्रणाली बोलते हैं। सोवियत यादव, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की संहिता केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के स्पष्ट वितरण द्वारा निर्धारित होती है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई हैं। यह शक्तियों के संतुलन और साझा शासन को सुनिश्चित करती हैं। संघ सूची वह सूची है जिसमें सारे टॉपिक लिख दिए गए हैं कि अगर इन पर जो भी प्रावधान होगा वो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सरकार, जैसे आपने देखा पुलिस वाला जो मुद्दा है वो अभी राज्य सरकार में आता है, तो आपने सुना होगा यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो है ना, वो राज्य सरकार में भी है, राज्य सरकार में है, ठीक है। तो इसी तरीके से सूचियां बना दी गई हैं कि संघ किन मुद्दों पे रूल रेगुलेशंस बनाएंगे और स्टेट किन मुद्दों पे, ठीक है। चलिए आपका सही आंसर है शोभित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। भारतीय संविधान जो है वो कैसा है? कठोर है, लचीला है? ना तो कठोर है ना ही लचीला है, आंशिक रूप से कठोर है, आंशिक रूप से लचीला है। तो क्या है?
अब ये कठोर और लचीले का मतलब क्या है कि संविधान कोई मतलब सॉलिड मटेरियल से बना दिया गया है, ऐसा कुछ है, या कोई सॉफ्ट मटेरियल से बना दिया गया है, इसके पीछे क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, वो देखते हैं। भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, या ना तो कठोर है ना लचीला है, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ना तो कठोर है ना तो लचीला है। क्या होगा सही आंसर बताइए। यहाँ पे जो कठोर और लचीलेपन की बात आ रही है, देखिए संविधान में कई प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन करना, जैसे समाज है, सोसाइटी है, और टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा रूल रेगुलेशन बदलते जाएंगे, ठीक है, रूल रेगुलेशन बदलते हैं। जहां रूल रेगुलेशन बदलने के लिए कोई जटिल प्रक्रिया ना हो, कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस ना हो, आसानी से बदल जाते हैं, ठीक है, रूल रेगुलेशन आसानी से बदल दिए जाते हैं। तो ऐसे संविधान को क्या बोलते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो। वहीं जहां पे बदलते वक्त के साथ रूल रेगुलेशन हमें बदलने में काफी जटिलता देखनी पड़ती है, काफी लंबा प्रोसेस होता है, बहुत हैक्टिक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो संविधान कैसा है, वो कठोर संविधान है ना। और हमने क्या किया है, हमने क्या किया है भारतीय संविधान में हमने क्या किया है कि ना तो कठोर है ना ही लचीला है, या आंशिक रूप से कठोर है या आंशिक रूप से लचीला है। तो इसका आंसर होगा, सोभी जी कह रहे हैं डी। मैम ऑप्शन नंबर डी, क्या किया जाए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए, टेक्निकल जी बोल रहे हैं सी। चलिए, आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच अंतर को दर्शाता है। देखिए, जो संसदीय प्रणाली हमारे देश में है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है। तो ये हमने ली कहां से थी, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए, डीपीएसपी हमने कहां से लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हमने कहां से ली है। चलिए ये बताइए, इसका आंसर बताइए, जो हमारी संसदीय प्रणाली है वो हमने कहां से ली है, किस देश से ली है। आकाश जी आपका आंसर सही है। अभी मेरे को ये बताइए, संसदीय शासन प्रणाली हमने किस देश से ली है, कमेंट सेक्शन में बताइए, संसदीय शासन प्रणाली हमने किस देश से ली है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर है, आपने सही आंसर दिया है, ठीक है। आकाश जी के कहने पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं। जो न्यायिक समीक्षा है वो ब्रिटेन और हमारी संसदीय शासन प्रणाली में डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। शोभित जी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि संसदीय शासन प्रणाली शोभित जी हमने कहां से ली है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। संघीय विशेषता हमें ये देखना है, जो नहीं है वो देखना है। जो संघीय विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, वितरण। तो क्या ये संघीय विशेषता है। संघीय विशेषता जैसे ज्वाइंट फैमिली में चीजें होती थी ना, सारी पावर्स को, सारी चीजों को मिल बांट के खाना, है ना, आपसी सहयोग करना। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, पूरी तरह से लिखित संविधान है, एकल नागरिकता है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। जहां शक्तियों का बंटवारा आपको देखने मिल रहा है तो वो संघीय शासन प्रणाली के ही लक्षण है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। ऐसे सिर्फ नागरिकता में ही नहीं, कई सारे मुद्दों में देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो कहीं ना कहीं एक एकात्मक गुण रखता है। जैसे नागरिकता में आप देखेंगे, नागरिकता में हम भारत के नागरिक हैं, सिर्फ भारत के नागरिक हैं, जबकि यूपी बिहार के हम निवासी हैं, एमपी के हम निवासी हैं, ठीक है, दिल्ली के निवासी हैं।
लेकिन हम नागरिक कहाँ के हैं? सिर्फ भारत के हैं। जबकि अमेरिका में आप देखेंगे तो वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है और वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी, एकल नागरिकता, इसका होगा सही आंसर। तो यही आपकी संघीय विशेषता नहीं रखता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन अटेंड करते हैं। रवि जी बोल रहे हैं राजस्थान के निवासी हैं। हाँ हाँ, राजस्थान के निवासी हैं, लेकिन आप नागरिक भारत के हैं। चलिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? इस तरीके से भी वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि किसने क्या कहा है। स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है। तो अब आप ये बताइए कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, जी ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर बी, केसी वेयर। ऑप्शन नंबर सी, सर आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर डी, डी वसु। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? शोभित जी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से आंसर कीजिए। इतने लोग बैठ के देख रहे हैं क्लास, मगर आंसर कोई नहीं कर रहा है। क्यों भाई, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? इतने डिफिकल्ट तो नहीं है ये क्वेश्चन। ऐसे वन लाइनर एग्जाम्स, वो क्वेश्चन तो आते रहते हैं ना वनडे एग्जाम्स में। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किसने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद? तो शोभित जी, आपने सही आंसर दिया है। जी ऑस्टिन ने बोला है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर राइट आंसर। किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है? मैम, कोई आंसर नहीं दे रहा। तो इससे आप ये देखो, उनकी तैयारी नहीं है, अभी तैयारी नहीं है, इसलिए कोई आंसर नहीं दे रहा। आंसर नहीं आ रहे इसलिए कोई आंसर नहीं दे रहा। ठीक है, आप सबको छोड़िए, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स पे दिए। जिनको देने हैं आंसर्स वो देंगे, जिनको नहीं देने वो नहीं देंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है? Who said India is a quasi-federal state? ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है शोभित जी, आ गया आपका आंसर। मैकेनिकल इंजीनियर बोल रहे हैं। इसका आंसर होगा हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्रायर्स, केसी वेयर। किसने? बताइए, जल्दी बताइए। अरे आंसर ही तो देना है, सही गलत जो भी है, जैसा भी है आंसर तो दो। आंसर तो आपको वैसे भी मिल ही जाना है। आंसर तो आपको वैसे भी मिल ही जाएगा। आप अपना चेक भी तो कर सकते हैं कि आपने सही आंसर दिया है गलत। हाँ जी, शोभित जी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है आपका सही आंसर। चलिए, किसने प्रशासनिक सिद्धांतों को मिथक और कहावतें कहकर खारिज कर दिया? किसने प्रशासनिक सिद्धांतों को मिथक और कहावतें कहकर खारिज कर दिया था? बताइए। मैकेनिकल जी, क्या होगा इसका आंसर? किसने प्रशासनिक सिद्धांतों को मिथक और कहावतें कहकर खारिज कर दिया था? हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वॉल्डो, फ्रैंक मारिनी, एफ डब्ल्यू रिक्स।
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? फिर से डी, ऑप्शन नंबर ए। सारे आंसर्स पता है क्या आपको शोभित जी, या फिर सर्च करके बता रहे हो? लेकिन अगर आपके सारे आंसर्स इतने सही जा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए ही होगा आपका सही आंसर। हर्बर्ट साइमन जो है उन्होंने कहा था प्रशासनिक सिद्धांतों को मिथक और कहावतें कहकर खारिज कर दिया था कि जो प्रशासनिक सिद्धांत हैं वो सिर्फ कहावतें हैं। ये कहा हर्बर्ट साइमन ने। भारतीय संविधान के संबंध में किसने कहा कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है? मैम सर्च नहीं किया हूं। ओके ठीक है, तो बढ़िया तैयारी है आपकी। चलिए ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेंड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है और आपको पॉलिटी कैसे कवर करनी है। राइट, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में किसने कहा कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी एमपी पायली, अलेक्जेंड्रोविक्स और केसी वेयर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पायली जी ने, अलेक्जेंड्रोविक्स ने, केसी वेयर ने, अंबेडकर जी ने, किसने कहा कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर भी डी ही होगा। केसी वेयर ने बोला था कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संविधान संघवाद के कड़े सांचे में सेट नहीं किया गया है? पहले रवि जी आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर लें। जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संविधान संघवाद के कड़े सांचे में सेट नहीं किया गया है? डीडी बसु, के एम मुंशी, अंबेडकर जी और के एस अय्यर। बताइए, संविधान संघवाद के कड़े सांचे में सेट नहीं किया गया है, ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्या आंसर होगा इसका सही? इंजीनियर जी का कहना है ऑप्शन नंबर ए, डीडी बसु ने बोला है। डीडी बसु ने कहा बोला है? डीडी बसु ने ये थोड़ी ना बोला है। संविधान संघवाद के कड़े सांचे में सेट नहीं किया गया, ये किसने बोला? क्वेश्चन के आंसर्स बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो अंबेडकर जी हैं उन्होंने ऐसे बोला था, ठीक है, कि संविधान संघवाद के कड़े सांचे में सेट नहीं किया गया है। ठीक है, भारतीय राजनीति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर एक, कि हमारी भारतीय राजनीतिक प्रणाली धर्मनिरपेक्ष है, संसदीय प्रणाली है हमारे यहाँ, संघीय नीति है, राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है। इसका आंसर क्या होगा? हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ जी बिल्कुल है। संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल है। संघीय नीति है, तो बिल्कुल है। हमारे यहाँ पे नहीं है तो क्या नहीं है? राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार नहीं है। राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार नहीं है। वो कहाँ है? वो है आपकी अमेरिका में। और इसमें क्या पूछ रहा है कि जो कथन गलत है वो हमें बताना है,
भारतीय राजनीतिक प्रणाली के बारे में? तनु जी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है कि हमारे देश की शासन प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली के बारे में यही जो है वो गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली भी है, संघीय नीति भी है, क्योंकि अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस अटेंड किए, उनमें साफ हमें समझ में आ गया। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली की जो सरकार है वो हमारे भारत में नहीं है। तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ चलिए, लोकतांत्रिक निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, वो बताना है। एक ऐसा राज्य जिसमें लोक सर्वोच्च है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रमुख में निहित होती है, या फिर सर्वोच्च शक्ति केवल एक व्यक्ति जैसे राजा में निहित है, या ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई होती है। ये सारे स्टेटमेंट जो है वो लोकतंत्र के बारे में, लोकतांत्रिक निर्धारण के बारे में पूछ रहा है, और सबसे बड़ी बात लास्ट में ये बोल रहा है कि जो इसकी क्वालिटी नहीं है वो बतानी है, जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे साफ दिख रहा है, लोकतंत्र का तो मतलब ही यही होता है कि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उन पर शासन करते हैं। राइट, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उन पर शासन करते हैं, तो ये तो क्लियर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? देखिए, एक ऐसा राज्य जिसमें लोक सर्वोच्च हैं, तो बिल्कुल है, हमारा देश लोकतांत्रिक है। और आपने देखा ही है कि संविधान की आत्मा कही जानी प्रस्तावना में भी जो प्रस्तावना प्रारंभ होती है वो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। तो जो है हमारे यहाँ पे लोग सर्वोच्च हैं, तो हाँ जी बिल्कुल है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रमुख में निहित होती है, तो जिनको हम निर्वाचित करते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि जो निर्वाचित होते हैं, तो उनके पास शक्ति होती है, ठीक है, शासन व्यवस्था को चलाने की। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है उसको पढ़ के देखिए, सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति में, केवल एक व्यक्ति में जैसे राजा में निहित है, तो ये तो लोकतंत्र की बात ही नहीं कर रहा है। ये बात साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है। बट ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अगर थोड़ी सी भी समझ है तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इतने स्टेटमेंट में ना वो कुछ ना कुछ मतलब बता ही देता है, जिससे वो क्वेश्चन का आंसर काफी इजी हो जाता है। अब इसमें साफ दिख रहा है कि ये डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं कर रहा। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो राजतंत्र की बात कर रहा है, जहां पे जो राजनीतिक पूरी शक्ति जो है एक व्यक्ति में निहित होती है। ठीक है, हाँ जी शोभित जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं, एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई हो, तो ये तो डेमोक्रेसी का लक्षण है ना, ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के बारे में। चलो, अब जो क्वेश्चन आएंगे आगे सारे स्टेटमेंट वाले आएंगे, जो देखने में लगता है कि बहुत बड़े और बहुत डरावने क्वेश्चंस होते हैं, बट ये बहुत इजी होते हैं। इनको थोड़ा सा भी आसानी आराम आराम से पढ़ोगे, शांति से पढ़ोगे, तो ये सारे बहुत इजी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पढ़िए इसे। भारत के संदर्भ में संसदीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत निहित हैं? संसदीय सरकार के बारे में भारत की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका स्क्रीन पे, और संसदीय सरकार की बात की जा रही है। तो संसदीय सरकार के बारे में देखिए, इन द context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ये अब वनडे एग्जाम्स में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है,
एनडीए में भी आने लगे हैं, सीडीएस में भी आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक कि वे संसद का विश्वास रखते हैं। मंत्रिमंडल का नेतृत्व राज्य के प्रमुख द्वारा किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट हैं वो सही होंगे, वो बताइए। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक कि वे संसद का विश्वास रखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल का नेतृत्व राज्य के प्रमुख द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिमंडल का इस स्टेटमेंट में देखिए, मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है वो राज्य के प्रमुख द्वारा नहीं किया जाता है, सरकार के प्रमुख द्वारा होता है। जो मंत्रिमंडल है उसके प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, वो सरकार के प्रमुख होते हैं। और राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। राज्य के प्रमुख कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर, जिसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, वहीं तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। भारत की राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? हाँ जी शोभित जी, सही आंसर है आपका। तनु जी आपका भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 33 का। 34 का देखते हैं, भारत की राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1 है आपका, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें संसदीय सरकार की प्रणाली है। सर्वोच्च शक्ति भारतीय जनता में निहित है। यह एकीकृत अधिकार प्रदान करता है। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? कौन से स्टेटमेंट हैं जो इसमें से सही है? इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? थर्टी फोर का डी। थर्टी फोर का डी। तो अब इसमें देखो एक एक लाइन जो है, और वैसे भी कई बार वन लाइनर एग्जाम्स में भी ये एक ही स्टेटमेंट देके भी पूछ लेता है। तो हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल है। गौरव जी का मानना है ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए देखते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल है। इसमें संसदीय सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च शक्ति भारतीय जनता में निहित है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यह एकीकृत अधिकार प्रदान करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। 1 2 3 तीनों इसमें सही स्टेटमेंट है। चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो गए हैं। वही स्टेटमेंट है, ये वन लाइनर क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किए थे ना, लोकतांत्रिक है, संघीय है, तो उसी टाइप से क्वेश्चन सभी बच रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के संदर्भ में सत्य है? भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली रखता है, शासन है। भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसका आंसर डी होगा। सारे स्टेटमेंट ही सही हैं इसके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के अधिकारों के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। ये बात कर रहे हैं संवैधानिक सरकार के बारे में। सॉरी, यहाँ पे जो बात हो रही है वो संवैधानिक सरकार के बारे में बात हो रही है। तो ये जो संवैधानिक सरकार है वो राज्य के अधिकारों के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है। तो संवैधानिक सरकार में क्या होता है कि जो व्यक्ति के हित है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आप सरकार पर प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे कि हमारे फंडामेंटल जो हमारे मूल अधिकार हैं उसके लिए यदि सरकार ऐसे कोई रूल रेगुलेशन बनाती है, तो सरकार के जो रूल रेगुलेशन है
वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे मूल अधिकारों से कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं, है ना। चलिए, तो इसमें जो स्टेटमेंट होगा वो केवल 2 ही आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। भारत का संविधान संघीय प्रणाली प्रदान करता है। हाँ जी तनुज जी, सही आंसर है आपका 34 का बी ही होगा। जो भारत का संविधान है संघीय प्रणाली प्रदान करता है क्योंकि इसमें एक बहुत मजबूत केंद्र बनाया गया है। भारत का संविधान जो है संघीय प्रणाली प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक बहुत मजबूत केंद्र है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें रीजन इसमें दिया है। इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें लिखा गया है यहाँ पे रीजन, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि भारत का संविधान संघीय प्रणाली तो है, अब इसमें बीच में लगाना होता है क्योंकि इसमें एक मजबूत केंद्र बनाया गया है, इसलिए नहीं। मजबूत केंद्र बनाया तो है लेकिन वह संघीय जो प्रणाली है उसके फीचर्स में नहीं आता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। RA की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आज का टॉपिक था, चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं मैम अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू चंद्रशेखर जी, ठीक है। 37 का बी होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसके आंसर कीजिए। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली को गणराज्यवाद के साथ जोड़ा गया है। इन क्वेश्चंस को करने का सही तरीका ये होता है, देखो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत के राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणराज्यवाद के साथ जोड़ा गया है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है रीजन, ठीक है। तो रीजन में होगा तो आपको ये देखना है क्योंकि लगा के देखो तो क्या इसका रीजन इसमें मिल रहा है कि भाई राष्ट्रपति को हम अप्रत्यक्ष रूप से चुन तो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे संसदीय प्रणाली को गणराज्य रूप है। अब गणराज्य क्या होता है, जैसे राजतंत्र में होता था ना कि आपके पूर्वज शासन प्रशासन को देख रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे, फिर आगे होने वाले बच्चे, फिर बच्चे, तो उनके जो वंशज होते वो शासन प्रणाली को चलाते थे, तो उस सिस्टम को बोलते थे गणराज्य। जैसे आज भी ब्रिटेन में है, जो राज्य का प्रमुख है वो वंशानुगत तौर पे चुना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे राज्य का जो प्रमुख है वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, उनको चुना जाता है, ना कि वंशानुगत तौर पर होते हैं। तो इसका स्टेटमेंट भी दोनों सही है और एक ही व्याख्या आर कर रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। सो दोस्तों ये था आपका आज शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था का लास्ट क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से हम इसी मुहिम को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट आपके पूरी पॉलिटी को मैं ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगी जिसमें टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, PYQ होंगे। चलिए, आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। और बार बार मुझे वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बोलना अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है आपको क्लास पसंद आई होगी तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी कर ही देंगे, राइट। सो थैंक यू ऑल गाइस एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों।